नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान में एक बार फिर बढ़ी छात्रों की मुसीबतें। पेपर लीक और नकल के कारण आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओआरओ भर्ती परीक्षा हुई रद्द। परीक्षा पास कराने की एवज में आरोपी ने ऐंठे 38 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दुखियारी मां बेटे बहू के खिलाफ पहुंची एसपी कार्यालय, न्याय की लगाई गुहार। न्यायालय परिसर में डिस्पेंसरी का हुआ उद्घाटन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। टाटा पावर ने वैशाली नगर में किया जन सुनवाई का आयोजन, दिवाली के अवसर पर भी विद्युत व्यवस्था रहेगी सुचारू। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरओ ग्रेड 2 और ईओ ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया गया है और अब आरपीएससी की ओर से दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा। एसओजी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आरपीएससी ने माना कि भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। आपको बता दें कि 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा में 1,96,483 कैंडिडेट शामिल हुए थे। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी लिस्ट में कुल 311 अभ्यर्थी शामिल थे। 4 मई 2023 को ही बीकानेर में मामला दर्ज होने के बाद 8 अगस्त 2023 को चालान पेश हुआ था। चालान में बताया गया कि एग्जाम सेंटर्स पर अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से नकल हुई थी। जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि पेपर लीक हुआ है और कई अभ्यर्थियों ने ब्लूटूथ से नकल की थी। ऐसे में आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने का निर्णय लिया है। जानकारी में आया है कि तुलछा राम कालेर और उसके अन्य साथियों ने मिलकर परीक्षा से पहले पेपर लेकर ब्लूटूथ के माध्यम से अभ्यर्थियों को नकल करवाई थी, जिस पर पेपर लीक और ब्लूटूथ के उपयोग के षड्यंत्र में शामिल 11 अभ्यर्थी सहित कुल 17 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। आरओ और ईओ भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी ने 28 आरोपियों को 19 अक्टूबर को 7 जिलों से गिरफ्तार किया था। इनमें से 17 आरोपियों को रविवार को एसओजी ने कोर्ट के सामने पेश किया था। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में से 11 सरकारी कर्मचारी हैं। राजस्थान में लगातार परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधलेबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। आज एक और ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर परिवादी नरेंद्र पाल कोडिया ने आरोपी भानु प्रताप सिंह पर सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा को पास कराने के लिए 38 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया। ये एक मामला माननीय न्यायालय से
जांच हेतु प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में परिवादी श्री नरेंद्र पाल कोडिया पुत्र श्री मूलचंद जाति रेगर निवासी मल्लूसर रोड अजमेर ने ये भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री रेवेंद्र सिंह निवासी ये है मीरसा अली जयपुर रोड अजमेर के विरुद्ध दर्ज कराया, जिसमें इसने आरोप लगाए हैं कि भाई भानु प्रताप ने मुझे सेकंड ग्रेड जो टीचर की भर्ती है उसमें भर्ती करवाने के नाम पे कहा कि जो वेटिंग लिस्ट आएगी मैं उसमें तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा और मेरी राजस्थान लोक सेवा आयोग में अच्छी जान पहचान है, और इस प्रकार मुझे झांसे में लेकर के फ़ोन पे वे नगद के रूप में मेरे से लगभग 38 लाख रुपए की मेरे साथ धोखाधड़ी की है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। आज एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। अजमेर के लोहा खान निवासी महिला ने बताया कि उनका बेटा दिलीप व बहू सुनीता उनको पिछले कई वर्षों से परेशान करते आ रहे हैं और उनके साथ उन्हीं के घर में गैरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले भी उन्होंने अपने बेटे बहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। आज उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी के समक्ष अपनी पीड़ा रखी, जिसके बाद उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। कुछ नहीं सर, वो ये मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। हम आते तो हमें भी छत पे नहीं जाते रहते, ऊपर का गेट भी बंद कर रखा और ऊपर हमारा एक कमरा था उसका भी हमने लॉक लगा रखा था, उसका लॉक तोड़ दिया गया। वहाँ पे पैसे और ज्वेलरी पड़ी थी वो भी निकाल दी गई है और हमें कुछ भी पता नहीं है वो कब उन्होंने किया, क्योंकि हमें छत पे जाने ही नहीं दे रहे। ऊपर 3 साल से लॉक लगा रखा, हमें जैसे हम जाना चाहते हैं धक्का मुक्की करके लड़ाई करके, मतलब हमेशा तैयार रेडी रहते हैं कि वो ऊपर आए और हम कुछ करें। आज हमें छत देखे हुए और हमारा रूम देखे हुए 4 साल हो गए, हम ना ऊपर गए ना हमने देखा। कल हमने देखा बाई चांस ऊपर जाना हुआ तब देखा कि लोग टूटा हुआ है और कुछ भी नहीं सामान उसके अंदर। जब जाके आज हम यहाँ पे अपनी अपील लेके आए। वो हमारे भैया है छोटे दिलीप और उनकी वाइफ है सुनीता, टेम्पो चलाते हैं सर वो। आज मेरी समस्या ये है कि मेरे ऊपर कमरा है, मेरे को धूप छाया में चढ़ना नहीं देते, मेरे कमरे में ताला तोड़ के मेरा सामान निकाला गया है और मेरे का कमरा का कब्जा कर लिया। मैं क्या करूँ, ऊपर छत पर नहीं जाना देते, मैं मेरे कमरा है वो बता। वो मेरा बेटा दिलीप है, वो सुनता है उसके लोग गई है, ये मेरे को परेशान करके रखती है। नीचे आती है तो धक्का धूम करती है। मेरे बेटा बहू है और कौन है दुश्मन। मकान मेरा है मंगलचंद जी का, ये लोहा खान। ये दिक्कत है नहीं, ये परेशान करते हैं। आती जाती नीचे बच्चा लेती जाती है, धक्का धूम करती जाती है, हमारे बच्चा को परेशान कर रखा है। हमारी बहन बेटी आती है तो छत पर नहीं चढ़ने देती है, छत पर ढाटोड़ा कर लाठियां लेकर खड़ा हो जाता है। वो मेरी बहू बेटा दोनों मिलकर करते हैं। आज सेशन कोर्ट न्यायालय परिसर में डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ व कर्मचारी संघ अजमेर के अध्यक्ष शंकर सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। आज न्यायालय परिसर अजमेर में डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है। माननीय जिला सेशन न्यायाधीश महोदया संगीता शर्मा जी ने आज फीता काट के उद्घाटन किया है। ये डिस्पेंसरी में 7 का स्टाफ रहेगा, 1 डॉक्टर रहेगा, एक एएनएम रहेगी, 2 नर्सें रहेगी और लोअर स्टाफ रहेगा और फार्मासिस्ट भी रहेगा। लगभग 200 तरीके की दवाइयाँ यहाँ से दी जाएगी, वितरण की जाएगी। आप देखिए कि न्यायालय परिसर में लगभग रोजाना 5000 लोगों का आवागमन है, वो लोग आते जाते रहते। किसी का कुछ भी प्राथमिक उपचार हो, तुरंत उपचार मिले, इसके लिए हम लगातार लंबे समय से प्रयासरत थे। और मैं कर्मचारी यूनियन का शंकर सिंह जी शेखावत जो अध्यक्ष है उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है हमारे को ऑफिस प्रोवाइड किया और अपना ऑफिस खाली करके ये डिस्पेंसरी के लिए दिया है। मुरली जी जो है मुस्लिम साहब, उन्होंने खूब प्रयास किए हैं। संजय भाई ने हमारे जो है कोर्ट मैनेजर है, उन्होंने भी अच्छे प्रयास रहे और इन सब के प्रयास के बाद जो अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने भी लगातार प्रयासरत रही और प्रयासरत रहने का ये आप परिणाम देखने के आज डिस्पेंसरी शुरू हो गई। आज यहाँ पे डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया। लंबे समय से बार और बेंच की तरफ से ये महसूस किया जा रहा था कि कोर्ट कैंपस के अंदर कभी भी कुछ मेडिकल इशू हो जाए, आपात से निपटने के लिए फर्स्ट एड के लिए यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए। तो सभी के प्रयास से और सीएमएचओ मैडम जो आज यहाँ अभी अर्जेंटली जाना पड़ा, उपस्थित नहीं हो सकती, ज्योत्सना रंगा जी, उन्होंने इसके अंदर विशेष रुचि दिखाई और हमारे स्टाफ मेंबर्स ने भी और व्यक्तिगत रूप में मुरली जी ने बड़ा प्रयास किया, ऐसा मुझे सीएमएचओ मैडम ने बताया। और इसका
हमारे सामने आज साकार रूप है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए कि तब महसूस किया गया कि अगर यहाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था होती तो हो सकता है कि हम किसी को समय के ऊपर सुविधा दे पाते स्वास्थ्य के लिए। सभी हम अपने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं, इसके लिए अपनी दिनचर्या को नियमित सहमित भी रखते हैं, लेकिन फिर भी शरीर है, कभी भी आपात स्थिति पैदा हो सकती है। उससे निपटने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए मैं सरकार का, आप सभी का, बार का, बेंच का, सभी का मैं पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। आगामी त्योहारों को देखते हुए टाटा पावर द्वारा मेंटेनेंस की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। टाटा पावर के एमडी सतीश शर्मा ने कहा कि दीपावली के अवसर पर टाटा पावर द्वारा विद्युत सेवाएं एकदम सुचारू रहेंगी और किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कोई भी समस्या आने पर टाटा पावर के टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है और वेबसाइट पर भी सभी अधिकारियों के नंबर उपलब्ध हैं जिनसे जनता संपर्क कर सकती है। नमस्कार। दीपावली को ध्यान में रखते हुए हम लोग का कुछ समय पहले से ही मेंटेनेंस का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि हम लोग ट्रांसफार्मर स्तर पर, जीएसएस स्तर पर और फीडर स्तर पर मेंटेनेंस की कार्रवाई निरंतर कर रहे हैं। काफ़ी हद तक ये कार्रवाई जो है हम लोग ने कंप्लीट कर ली है और बहुत थोड़ा सा बचा हुआ अंश जो है उसको हम लोग आज यानी कि 25 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। सर 24 आवर्स ड्यूटी रहेगी सर? हाँ, तो इसमें क्योंकि ये सुनिश्चित करना ये हमारे लिए एक खुशी का भी विषय है कि हम हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनको त्योहार के इस मौसम में निरंतर निर्बाध बिजली की सप्लाई प्राप्त होती रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग की टीमें 24 घंटे तैनात रहती हैं और दिवाली के समय हम इसकी विशेष व्यवस्था करते हैं। स्क्वाड्स बनते हैं जो कि 24 घंटे बिजली की सुचारू व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। बातों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। टाटा पावर ने आज वैशाली नगर में जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने अपनी बिजली संबंधी समस्याओं के बारे में बताया। इस जन सुनवाई में टाटा पावर के अधिकारियों ने निवासियों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि इस जन सुनवाई में पिछली बार की तुलना में कम शिकायतें सामने आई। सुनवाई जो हम लोगों ने 3-4 वीक पहले स्टार्ट करी थी, अलग अलग सब डिवीजन ऑफिस में जाके हम लोग जन सुनवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में इस बार वैशाली नगर सब डिवीजन ऑफिस में हम लोग यहाँ के कंज्यूमर और आसपास के जितने भी कंज्यूमर है उनकी कंप्लेंट्स के लिए जन सुनवाई कर रहे हैं। 10 बजे हमने स्टार्ट कर दी थी, अभी चल रही है सर 1 बजे तक चलेगी और अभी तक 4-5 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। कंप्लेंट्स अलग अलग तरीके, कुछ न्यू कनेक्शन, कुछ बिल नॉट रिसीव्ड, मोस्टली कमर्शियल कंप्लेंट्स आई हैं सर अभी। हाँ, ऐसा देख कर लग रहा है सर, ये वाले भी और पिछली 1-2 जन सुनवाई में कि कंज्यूमर जिस नंबर्स में पहले आ रहे थे वो अभी थोड़े कम हुए हैं।
तो थोड़ी हम लोगों की जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी बेटर हुई है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से आज एक चोरी की वारदात सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी का नाम प्रहलाद राम है, जो अपने ताऊजी से मिलने अस्पताल गया था। इस दौरान उसका लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। इसके बाद परिवादी ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 23 तारीख को परिवादी श्री प्रहलाद राम पुत्र मोतीराम, जाति जाट, निवासी खिमताना, पुलिस थाना डेगाना, जो अपने ताऊजी भर्ती से उसके जलन में उनसे मिलने के लिए ये आया था। जो अपने साथ लैपटॉप, उसमें कुछ जरूरी कागजात थे जो रखे थे, जो अज्ञात चोर उसको चोरी करके लेके आया। डेल कंपनी का था लैपटॉप और ये हॉस्पिटल जलन में मिलने आया था ताऊजी से, वहाँ से उठा के लेके चला गया। उसमें कुछ कागजात भी थे, इसकी तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है। ये परिवादी है खिमताना, पुलिस थाना डेगाना। कैमरे में हम देख रहे हैं, कैमरे दिखा रहे हैं, टीम लग रही है। अब जैसे भी जांच सामने आएगी तो पता पड़ेगा। भाई कैमरे दिखा रहे हैं। घटना कब की? ये घटना है 23 तारीख का शाम का करीबन 6 और 7 के बीच की आसपास की है। क्रीडा भारती अजमेरू एवं पटेल स्टेडियम बास्केटबॉल अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में द्रोणाचार्य बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, बास्केटबॉल ओलंपिक प्लेयर जोरावर सिंह और प्रांत सहमंत्री राकेश यादव ने भी शिरकत की। प्रतियोगिता संयोजक प्रवीण यादव ने बताया कि प्रतियोगिता 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक शाम को फ्लड लाइट्स में आयोजित की जा रही है, जिसमें मैच लीग कम नॉकआउट पद्धति से खेले जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 8 टीम भाग ले रही हैं और रोजाना 4 मैच खेले जाएंगे। वहीं कार्यक्रम संयोजक प्रवीण यादव ने मुख्य अतिथि देवनानी से बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए अकेडमी और इंडोर स्टेडियम की मांग की, जिस पर उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस बार तो एथलेटिक्स अकेडमी लेकर आए हैं और जल्द ही अजमेर में इंडोर बास्केटबॉल अकेडमी के लिए प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का संचालन इरफान एवं जेपी गौतम ने किया और इस अवसर पर हिमांशु चिंतन, विक्रम सिंह, अनिल महावर, अरविंद यादव, लादूराम गरवा आदि उपस्थित रहे। बातों को लेते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा आज अजमेर और केकड़ी जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश बडाना और उप महापौर नीरज जैन ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चर्चा भी की गई, जिस पर ओम प्रकाश बडाना ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आज हर वर्ष के भांति आज शिक्षक संघ सियाराम की ओर से अजमेर और केकड़ी जिले का संयुक्त रूप से एक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसके उद्घाटन सत्र में हमने भाग लिया। शिक्षक संघ सियाराम निश्चित रूप से एक शासकीय विचारधारा के तहत चलने वाला संगठन है और समाज के निर्माण में देश की भावी पीढ़ी के
राष्ट्रवादी विचार से निर्माण में अपना योगदान देने में शिक्षक संघ सियाराम सदैव अग्रणी भूमिका में रहता है। शिक्षक संघ सियाराम से जुड़े हुए जितने भी शिक्षकगण हैं, बच्चों के अंदर राष्ट्रवादी विचार और राष्ट्रवादी संस्कारों को डालने का काम करते हुए समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का काम करता है। शिक्षक संघ सियाराम के आज इस सम्मेलन में आना हुआ और शैक्षिक उन्नयन और शैक्षिक उन्नयन के साथ में शैक्षिक जो जगत है उसमें आने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श चर्चा और कई समस्याएं जो हमारा शिक्षा जगत में हमारे शिक्षकों को आ रही है, गुरुजनों को आ रही है, उसके समाधान को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई। और निश्चित रूप से सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार में जाकर के शिक्षकों को शैक्षिक उन्नयन के काम के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र के काम में ही लगाया जाए। केवल मात्र उनका उपयोग सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो जागरण के अभियान है, उनमें शिक्षकों को उपयोग होना चाहिए, न कि उन कामों में जो कि शिक्षा जगत या जागरण के काम नहीं है लेकिन शिक्षा जुड़े हुए काम नहीं है, उनमें उनकी टूट लगाने के बजाय विभिन्न अन्य कर्मचारी संगठन और भी हैं उनको में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वीकार आभार व्यक्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा 37वीं अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तिथि में बदलाव किया गया है और अब ये प्रतियोगिता 7 नवंबर की जगह 24 से 26 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि ट्रैक तैयार न होने के कारण तिथि में बदलाव किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स मैन और वुमेन प्रतियोगिता कैलेंडर के नियमानुसार 7 नवंबर से आयोजित की जानी थी दयानंद महाविद्यालय के द्वारा, मगर जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ट्रैक प्रॉपर तैयार नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए था और अभी शायद दीपावली का अवकाश भी होने वाला है, तो उस वजह से हम वो तैयारियां नहीं कर पाएंगे जो कर सकते हैं या होनी चाहिए इस प्रतियोगिता के लिए। तो इस प्रतियोगिता को अब हम लोग 24 नवंबर से 26 नवंबर तक करने जा रहे हैं और इसके लिए हम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड को पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेज चुके हैं और उनसे बात भी कर ली थी कि इस प्रतियोगिता को हम पोस्टपोन करके आगे ले जाना चाहते हैं। कितने खिलाड़ी, कितनी टीमें आने की संभावना है? एथलेटिक्स ऐसा इवेंट है एमडीएस यूनिवर्सिटी का जिसमें कम से कम 80 से 90 महाविद्यालय के खिलाड़ी मैन और वुमेन दोनों ही भाग लेंगे और बड़े काफ़ी सारे इवेंट होते हैं अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, तो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा। कौन सी प्रतियोगिता होगी, उसमें पुरुष महिला सभी शामिल रहेंगे? ये 37वीं अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो कि अब 7 नवंबर की जगह अब हम 24 नवंबर को आयोजित कराने जा रहे हैं और इसके लिए हम पत्र विश्वविद्यालय को भेज चुके हैं। कहाँ पे, किस जगह होगी? और ये दयानंद महाविद्यालय के महात्मा आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खेल मैदान पर ही आयोजित की जाएगी। परिचय डॉक्टर सैयद असगर अली, खेल अधिकारी, दयानंद महाविद्यालय अजमेर। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।